हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं oogenesis अनडार्ड जनन। हमने पिछले के लेक्चरों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा में जितने भी उसके सहायक ग्रंथियां थी ग्लैंड से सबके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जाने हैं, फीमेल जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे फीमेल में यानी मादा में कैसे किस प्रकार से अंडाणु जनन का बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पहले तो हम कवर करते हैं oogenesis। आपने जब मेल में पढ़ा था, मेल में आपने पढ़ा था oogenesis स्टार्ट कब होती है, एज ए प्यूबर्टी, यौन अवस्था पे। ठीक है, जब फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में आपका जो oogenesis की प्रोसेसेस होती है ये भ्रूणावस्था में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको यही लिखना होगा कि अंडाणु जनन की प्रोसेस की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, से ही शुरू हो जाता है। यानी जो फीमेल में होता है, यहाँ पर जो आपकी अंडाणु का जो फॉर्मेशन होना होता है ये आपका भ्रूण से ही स्टार्ट होता है। यानी भ्रूण में जब बच्चा पल रहा होगा उसी समय उसमें जब आपका बच्चा माँ के पेट के अंदर यानी गर्भ में होगा उसी समय उसमें अंड का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन तो बात ये है, इसमें अंड का फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होता है। कंप्लीट फॉर्मेशन प्यूबर्टी फर्टिलाइजेशन के समय होता है। ध्यान रखना, कंप्लीट oogenesis की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन जब मेल स्पर्म आएगा उस समय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं oogenesis की पूरी प्रक्रिया, oogenesis कैसे होता है, इस सब के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखो, पहले तो एक हम चार्ट बनाएंगे जिससे oogenesis को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो हम पहले यहाँ ले लेते हैं पुलाइडी। ठीक है, हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, एक गुणसूत्री होगा कि दो गुणसूत्री। इस समय आपकी सेल्स कौन होंगी, उनका नेम। ठीक है, नेम ऑफ सेल, और साथ में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में लिखेंगे और कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लिखते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं oogenesis की प्रोसेस। यहाँ पर हमें प्लॉइड लिखनी है। ठीक, तो आप पहले तो जानिए हम जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है आपका इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। यानी अभी हम जो बात करेंगे वो यूट्रस के अंदर, यूट्रस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो उस समय जो बच्चा पल रहा होगा उसे बोलेंगे भ्रूण। तो हम कह सकते हैं भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में। ठीक, यानी अभी हम अब जो बात करने जा रहे हैं oogenesis की प्रोसेस वो भ्रूणावस्था में गर्भाशय के अंदर चल रहा है। ठीक, तो उस समय जो बेबी जो बच्चा होगा माँ के गर्भ में होगा, यानी जो फीमेल बेबी होगी, क्योंकि फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल जो बेबी होगी वो माँ के गर्भ में है। अब उसमें अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी oogenesis की प्रोसेस। तो इसमें आपकी कुछ आपकी जर्मिनल एपिथेलियल सेल होंगी, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल होंगी जिनके अंदर प्राइमोर्डियल सेल होंगी, डियर सेल। जर्मिनल एपिथेलियम को बोलते हैं जननिक, जननिक एपिथेलियम, जननिक एपिथेलियम। ठीक है, जननिक एपिथेलियम, इसके अंदर, इसके अंदर इसके अंदर
तो जर्मिनल एपिथेलियम यानी जननिक एपिथेलियम के अंदर आपके ढेर सारे प्राइमोर्डियल सेल होंगे। तो प्राइमोर्डियल सेल को बोलेंगे हम प्रारंभिक जननिक कोशिका। प्रारंभिक जननिक कोशिका। प्रारंभिक जननिक कोशिका। तो आपकी अगर हम बात करें प्रारंभिक जननिक कोशिका, इसकी पोलैरिटी 2n होगी। ये सब यूट्रस के अंदर चल रहा है, भ्रूण के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक सेल की, ठीक, ये सेल लगातार डिवाइड करेगा, पोलैरिटी 2n, यहाँ पर 2n था, ये सेल लगातार डिवाइड करेंगी, ठीक है। ये आपके टोटल 4 सेल्स बन गए। देखो, ये आपकी एक सेल से 2 सेल बनाए, ये आपकी सेल 2 सेल्स फिर बनाए। ये ध्यान रखना, ये आपकी जो डिवीजन चल रहा है ये माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि समसूत्री और सूत्री विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए मैंने एक लेक्चर अलग से डाल रखा है। तो इसको देखने से पहले आप उस लेक्चर को देखिए, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। उसको पढ़ने के बाद भी, उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे आपकी समसूत्री विभाजन हुई। समसूत्री विभाजन, समसूत्री को माइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब समसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर समान रहनी। 2n यहाँ पर गुणसूत्र है, तो इसमें भी दोनों सेल की 2n होगी। तो ये जो सेल्स बनी, इन्हें बोला गया ऊगोनिया। इन्हें बोला गया ऊगोनिया। ऊगोनिया को ही कहते हैं डिम्बाणु जन कोशिका। डिम्बाणु जन कोशिका, ठीक। ये आपके जितने भी सबको कहा गया डिम्बाणु जन कोशिका, और इनकी पोलैरिटी भी 2n हुई। अब क्या हुआ, जितने भी डिम्बाणु जन कोशिका थी आपकी, जो ये ऊगोनिया थी, इनकी पोलैरिटी कैसी हुई, 2n, ओके। अब ये जो ऊगोनिया थे, ये खा पी कर मोटी होंगी। ये आपकी ऊगोनिया, मैं बात करूंगा सिर्फ 2 सेल की, क्योंकि स्पेस भी हमको देख कर चलना होगा। तो ये आपकी ऊगोनिया खा पी कर मोटी हुई। अच्छा, खा पी कर मोटी हुई तो पोलैरिटी में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन तो हुआ नहीं। ये खा पी कर मोटी हुई, इसे बोला गया प्राइमरी oocyte, ठीक है। 1 डिग्री या प्राइमरी, केमिस्ट्री में से 1 डिग्री या प्राइमरी कहा था, वहीं से इसे हम कह दिए 1 प्राइमरी oocyte। जो आपकी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte को बोला गया प्राथमिक अंडक कोशिका। प्राथमिक अंडक कोशिका, यानी प्रारंभिक जनन कोशिका में लगातार माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन से डिम्बाणु जन कोशिका बनी। डिम्बाणु जन कोशिका आपके खा पी कर मोटी हुई। हम कह सकते हैं खा पी कर मोटी हुई। खा पी कर मोटी हुई है, अगर इससे एक अच्छा लैंग्वेज दिया जाए तो इसे बोलेंगे ग्रोथ फेज। ये क्या की, अपना ग्रोथ की, विकास की। अब इनमें भी पोलैरिटी 2n थी। अब हुआ क्या, जो प्राइमरी oocyte है, इसमें स्टार्ट हो गया माइटोसिस डिवीजन। ध्यान रखना, प्राइमरी oocyte में ये आपके क्या थे, प्राइमरी oocyte, पोलैरिटी 2n है। अब इसमें स्टार्ट हो गई माइटोसिस नहीं, मियोसिस डिवीजन। ध्यान रखना, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। नोटिस करने वाली बात यह है, अर्धसूत्री विभाजन इसमें स्टार्ट तो हो गया। ये अब तक की जो प्रोसेस थी ये भ्रूण के अंदर चल रही है। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन चल रही, ये मियोसिस स्टार्ट की, बट मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट
प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ मैं फिर से कि आप समश्रुति अर्धश्रुति विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको जाकर वहां से देख लीजिए, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मुझसे ना कहना कि सर समझ नहीं आया। तो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में आपकी जो मियोसिस होती है, डिप्लोटीन स्टेज में विभाजन रुक जाता है। हुआ क्या, मियोसिस तो स्टार्ट कर दी इसने, ठीक है, प्राथमिक अंडक कोशिका में मियोसिस तो स्टार्ट हो गई, लेकिन मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में विभाजन रुक जाता है। अब क्या हुआ, विभाजन रुक गया। अब जो स्टेज आएंगी, ठीक है, अब ये आएंगी, इसका बर्थ हो गया, यहाँ पर बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था, यानी जो फीमेल बेबी थी उसका जन्म हुआ। तो ये जो प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट कहाँ हुई थी, इसकी भ्रूण अवस्था में, यानी जब गर्भ में, माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा था, बच्ची पल रही थी, बेबी पल रही थी, उसकी भ्रूण अवस्था में उसने प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस तो स्टार्ट कर दी, यानी अनुसूत्रित विभाजन तो स्टार्ट कर दी, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में वो जाके अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, विभाजन बंद हो जाता है, और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। जन्म से प्यूबर्टी तक, मानी वो 12 से 30 ईयर के एज तक, अब ये आपकी डिप्लोटीन स्टेज में ही रुकी रह जाती है, यानी आपकी प्राइमरी ओसाइट डिप्लोटीन स्टेज में रुकी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो अब बच्चे का जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, यौन अवस्था आता है, यौन अवस्था में एमसी चलने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये जो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट थी, ये अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर देती हैं, लेकिन अब इसमें आपको पॉइंट ये याद रखना होगा कि जितने भी उगोनिया आपको ऊपर जितने भी उगोनिया दिख रहे हैं डिम्बार्जन कोशिका, तो आपकी कोई भी नो मोर उगोनिया, यानी अब जन्म के बाद कोई भी उगोनिया बोलो, या अच्छा होगा आप डिम्बार्जन कोशिका बोल लो, कोई भी डिम्बार्जन कोशिका नहीं बढ़ेगी, यानी जितने थे उतने ही रहेंगे। यानी इसमें अब उगोनिया फिर से नहीं जुड़ेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, तो जन्म के बाद डिम्बार्जन कोशिका नहीं बढ़ेंगी, मतलब जितने भी उगोनिया थे उतने ही रहेंगे, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। और दूसरी, जन्म हुआ, जन्म से प्यूबर्टी तक, जन्म के समय आपके 2 से 20 लाख डिम्बार्जन थे जन्म के समय, लेकिन जन्म से यौन अवस्था तक आते आते आपके 60 से 80 हजार ही प्राइमरी oocyte बचे। कह रहा है कि जन्म के समय इसमें 2 से 20 लाख उगोनिया थे, 2 से 20 लाख डिम्बार्जन थे। डिम्बार्जन आपके क्या खा पी कर oocyte बनाती हैं, तो जन्म के समय इतनी थी, ठीक है।
तो जन्म से प्यूबर्टी यौन अवस्था तक आते आते जन्म हुआ, तो 12-13 साल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 60 से 80 लाख ही प्राइमरी oocyte बचे, बाकी डिजेनरेट हो गए, बाकी खत्म हो गए, बाकी खत्म हो गए। ठीक, अब जो 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte बचे, अब इनके जो बाकी प्रोसेस है मियोसिस की, इनके अंदर चलेगी। अब क्या देखा आपने, जो प्राइमरी oocyte थे, ठीक, उन्होंने मियोसिस तो स्टार्ट कर दी, लेकिन वो डिप्लोइड स्टेज में अरेस्ट हो गए थे। अब जैसे प्यूबर्टी आई, ठीक है, अब प्यूबर्टी आई, अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना है, तो उस समय अब ये अपनी जो एक सेल थी, वो एक सेल जो आपकी यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट कर दी थी, जो यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट कर दी थी प्राइमरी oocyte में, ये सेल आपकी डिवाइड होकर यहाँ पर आपकी 2 सेल्स बना लेती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें होता क्या है, आपकी मियोसिस हुई, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन आप देख रहे हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी यहाँ पर आपके 2n थे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, हाफ हो गई, तो इसे ही कहते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n हो गई। ठीक, अब हुआ क्या, इसे बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई, ये आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और दूसरी बात यहाँ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर आपका असमान विभाजन हुआ, असमान विभाजन हुआ, यानी जब सेल्स बटी तो दोनों पर मटेरियल सेम जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों मटेरियल सेम नहीं गया, तो इसे बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन या असमान डिवीजन। एक में ज्यादा मटेरियल गया, और ये आपकी जो इसे पोलर न्यूक्लियाई बोला गया, ये आपकी खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसके लिए वर्ड यूज होता है, तो ये आपकी खत्म हो जाती है, बचती क्या है, आपकी यही एक सेल्स बचती है। और फर्दर प्राइमरी oocyte अब फर्दर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मियोसिस में 2 बार होगी, अर्धमियोसिस विभाजन का फर्स्ट स्टेज है, अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, ये आपको पता है, न पता हो तो मेरे वीडियोज को अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन का, इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसे जाकर आप देख लीजिए। अब आगे आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, यानी आपकी ये क्या बनी, प्राइमरी oocyte से आपकी सेकेंडरी oocyte बनी, ये आपकी सेकेंडरी oocyte हुई, ठीक है, द्वितीयक अंडक कोशिका, द्वितीयक अंडक कोशिका, ठीक, ये आपकी द्वितीयक अंडक कोशिका हुई, सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का सेकेंड फेज स्टेज होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है, ये मियोसिस सेकेंड तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसने मियोसिस सेकेंड स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये जाके मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज, ठीक है, प्रोफेज का बात क्या आता है, मेटाफेज, तो ये आपकी मेटाफेज स्टेज में जाकर रुक जाती हैं, मेटाफेज स्टेज में आपकी रुक जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये आई, ये आखिर मेटाफेज स्टेज में रुक क्यों गई, लेकिन हुआ क्या, इसमें आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो आपकी सेकेंडरी oocyte हैं, जो आपकी द्वितीयक अंडक कोशिका हैं, द्वितीयक अंडक कोशिका हैं, इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल तारक केंद्र, ठीक, तारक या तारक केंद्र नहीं होता। अब बात ये है
कि सेंट्रियोल ना होने से इसमें क्या इफेक्ट आया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, पहले जाकर मियोसिस और माइटोसिस, इसका लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर में डाल रखा हूँ उसको देख लीजिए, उसके बाद इसे देखना, हाथ ना लगाना इसे, ठीक है। तो सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल मियोसिस डिवीजन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अगर मियोसिस डिवीजन कराना है कंप्लीट, इनाफेज स्टेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। इनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम खींचे जाते हैं, उसके लिए आपको सेंट्रियोल की जरूरत होती है। यहाँ पर अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए सेकेंडरी साइड आपकी मेटाफेज स्टेज में जाकर रुक जाती हैं, सेंट्रियोल नहीं होता, जिसके वजह से अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक, अब सेकेंडरी ओसाइट आगे प्रोसेसेस तब करेगी जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि आपकी जो मेल स्पर्म है, आपने उसका स्ट्रक्चर अगर देखा हो तो आपके नेक रीजन में, मेल स्पर्म के नेक रीजन में आपका सेंट्रियोल पाया जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आपका एंट्री करेगा ओवम के अंदर, तो वो सबसे पहले अपना सेंट्रियोल देगा, जिससे आपकी जो फीमेल ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट, ये आपकी डिवीजन कर कर आपकी मियोसिस डिवीजन कंप्लीट कर ले। तो ये सेंट्रियोल आपको किसने दिया, मेल ने। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि फीमेल जो आपकी होती है, ये सेकेंडरी साइड में अरेस्ट क्यों जाती है, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता, तारक केंद्र नहीं होता, जिसकी वजह से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं कर पाती है। अब क्या बात आती है, सेकेंडरी साइड मियोसिस डिवीजन कम कंप्लीट करती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के समय। फर्टिलाइजेशन के समय आपकी जो मेल स्पर्म होती है, ये अपना तारक केंद्र आपकी फीमेल को दे देती है, तो जिससे ये मियोसिस कंप्लीट करती है। मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ये अपना फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट के बाद आप अगर और सेकेंडरी ओसाइट के बाद आपकी जो आगे प्रोसेस होंगी, ये आपकी होंगी मेल के फ्यूज करने के बाद। ठीक है, अब कहते हैं अगर जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो मैंने माना फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल आकर, ये आपकी सेकेंडरी ओसाइट थी, तो मेल ने आकर इसे सेंट्रोल दे दिया। ठीक है, सेंट्रोल देने के बाद फिर से ये ओटिड बनाएगा, ओटिड। ठीक है, ओटिड से आपका ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन, अंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर, ये प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद ही होगा, ध्यान रखना, के बाद। इंपॉर्टेंट, आपकी जो ये आपकी सेकेंडरी ओसाइट थी, ये क्या थी, सेकेंडरी ओसाइट, ये आपका सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई, इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी नहीं होगी भाई साहब, ये तो आप पढ़ चुके हो। तो पोलर न्यूक्लियाई फिर से आपका डिजेनेट हो जाता है। इस प्रकार इसमें फिर से क्या हुआ, अनइक्वल, असमान डिवीजन फिर से हुआ कि नहीं, असमान विभाजन। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप इसको इस पॉइंट को लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि फीमेल में जब ओजोनसिस होती है तो अनइक्वल डिवीजन 2 बार होता है। ठीक, पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा, जो आपकी इसमें 2 बार पोलर न्यूक्लियाई बनती है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपके डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखना, जो पोलर न्यूक्लियाई बने आपके, ये बैलेंसी मतलब मियोसिस को बैलेंस करने के लिए बने, यानी एक यान किसी न किसी चाहिए था, तो एक यान ये पोलर न्यूक्लियाई लेते हैं, ये बैलेंस करने के लिए बने थे। तो यहाँ पर आपकी ओजेनेसिस की प्रोसेस खत्म हुई। लेकिन मैंने अभी आपको केवल आपके गैमेट्स के बारे में बताया है, लेकिन ये प्रोसेस आपके ग्राफियन फॉलिकल्स, अभी फॉलिकल का डेवलप होता है उसके अंदर ही चीज चलती है। लेकिन मैंने आपको पहले ऐसे इसलिए समझा दिया कि क्योंकि ये आप ऐसे अच्छे समझ सकोगे
एक बार आपने ऐसे समझ लिया, अब हम उस मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप जल्दी समझ सकोगे। तो हमने इस लेक्चर में बात किया कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, इस लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस सिर्फ आपको गैमेट्स बना के दिखाए हैं, लेकिन होता क्या है, गैमेट के बाहर यानी गैमेट फॉलिकल के अंदर होते हैं, पुटिका के अंदर, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको बस इतना सिखाने की कोशिश की है कि गैमेट्स आखिर फीमेल में गैमेट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें अनइक्वल डिवीजन भी होता है। तो उन सब प्रोसेस को हमने सीखा, क्योंकि यहाँ पर भी मियोसिस आपकी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाती है, वो अब रुक जाती है। आपने इसमें आपने ये भी सीखा। इसके साथ-साथ हम दिखाएँगे कि पुटका के अंदर, क्योंकि उसमें फॉलिकल पुटका बनते हैं, उसके अंदर आपके गैमेट्स कैसे बनते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालूँगा, उसके लिए आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जब तक आप इसे ऐसे ना पढ़ोगे तो उस आपको डायरेक्ट फॉलिकल पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको पहले देखिए, उसके बाद फॉलिकल का कैसे डेवलपमेंट होता है, उनका भी मैं वीडियो बना के आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाल दूँगा। धन्यवाद।